पिट रहे अधिकारी, जल रहे नौकरशाह, मंत्री बने गुंडा, माफिया बने बादशाह। कहां मिलेगी यूपी के अधिकारियों को पनाह, यूपी के हल्कान अधिकारी। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। साहब, उत्तर प्रदेश के नौकरशाह निरंकुश, मनमाने, अराजक और ना जाने क्या क्या हो गए हैं। ऐसे ढेरों बयान आपने हमारे माननीय मंत्रीगणों के श्रीमुखों से जरूर सुने होंगे, लेकिन भला सूबे के अधिकारी करें तो करें क्या? कुछ करें तो परेशानी में फंसते हैं, ना करें तो हम और आप पीछे पड़ जाते हैं। अब वो भला जाएं तो जाएं कहां? कभी कोई मंत्री अधिकारियों पर अपनी गुंडाई आजमाने लगता है, तो कभी कोई माफिया बादशाहत झाड़ने लगता है। और ऐसी घटनाएं अब आम हो चली हैं। सूबे में सूबे के सिलेक्टेड नौकरशाहों पर चंद इलेक्टेड नेतागण अपना रौब झाड़ते फिरते हैं। उनकी मनमानी पूरी नहीं हुई तो गुंडाई शुरू। आलम यह है कि अधिकारियों में खौफ का माहौल पसर गया है और कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि कोई भी अधिकारी वहां जाने तक को तैयार नहीं है, और जो गलती से वहां फंस गए हैं वो हाथ जोड़कर जी हुजूरी करने में लगे हुए हैं कि भैया जैसे तैसे यहां से निकले तो पिंड छूटे। अब ऐसे भला कैसे और कब तक काम चलेगा? अधिकारी, जल रहे नौकरशाह, मंत्री बने गुंडा, माफिया बने बादशाह। कहां मिलेगी यूपी के अधिकारियों को पनाह, यूपी के हल्कान अधिकारी। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुलायम सिंह जी की टीम के कोर सदस्य श्री रामाश्रय कुशवाहा जी हैं, आप लखनऊ से जुड़ेंगे। हमारे साथ श्री हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, आप वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं। आप तीनों लोगों से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक एक करके मैं बात करूंगा। लेकिन तेल माफिया की ऐसी गुंडागर्दी देखने को मिली बदायूं में, जहां कार्रवाई करने गए डीएसओ साहब यानी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर की टीम की पहले तो माफिया के गुंडों ने जमकर पिटाई की, फिर उन्हें जलाकर मार डालने का प्रयास किया गया। मामला तूल पकड़ने लगा तो मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी गिरीश गुप्ता समेत 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यही वो गाड़ी है जिसमें जिले के डीएसओ नीरज सिंह छापे की कार्रवाई के लिए पहुंचे थे, मगर मामला उल्टा पड़ गया। तेल माफियों ने न केवल डीएसओ की टीम से मारपीट की, बल्कि गाड़ी में बैठे साहब पर मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जिंदा जलाने की भी कोशिश की। मामला जिले के जरीफ नगर थाना क्षेत्र के दहगावा कस्बे का है। यहाँ विभाग को गिरीश गुप्ता के घर मिट्टी के तेल से डीजल बनाकर अवैध कारोबार के खेल की खबर मिली थी। जब टीम यहाँ पहुँची तो इसके सबूत भी मिल गए। फिर क्या था, टीम ने जैसे ही कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों ने हमला बोल दिया। अपनी पूरी टीम के साथ करीब 8-10 लोग थे। आज छापा मारा हमने, तो वहाँ पर ये मौके पर सुभाष चंद्र गुप्ता, सनाब चंद्रपाल भी थे। तो इनके द्वारा जो है भीड़ को भड़का दिया गया और बोला इनको मारो। तो उन्होंने जो है हमारी पूरी गाड़ी के पहले चारों तरफ से शीशे तोड़ दिए, फिर मेरी गाड़ी को चारों तरफ से बंधक बना लिया। इसके बाद जो मेरे टीम के सदस्य थे वो बाहर रह गए थे, उनको तो बहुत मारा है बुरी तरह से। हमले में डीएसओ तो बाल बाल बच गए, मगर ड्राइवर समेत 2 लोगों को बुरी तरह मारा पीटा गया। ड्राइवर की माने तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। हम तो आधा किलोमीटर तक भागे, अब कहाँ तक भागते अकेले। पीछे हमारे कम से कम 100 आदमी थे और जो ये फिर उन्होंने गिरा लिया, फिर मारते रहे। अचानक हुई सनसनीखेज वारदात से जिले का प्रशासनिक अमला भी हिल गया है। कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। करीब हमने 8-10 लोगों को इसमें उठाया है, लेकिन अभी उनसे पूछताछ जारी है, जिसमें से 2 अभी हमारे नामजद हैं। तेल माफियाओं ने प्रशासन को ऐसी चुनौती पहली बार नहीं दी है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक तेल माफिया अपने दबंगई में कामयाब रहे हैं। हाँ, किसी अदने माफिया की ऐसी हिमाकत जरूर पहली बार दिखाई पड़ रही है। कुमार विकास, बदायूं, समाचार प्लस। जी, तो सवाल बहुत मौजूद हैं कि अगर अधिकारी काम न करें तो जो नेता हैं वो अधिकारियों के ऊपर दाना पानी लेकर चढ़ जाएं। अगर अधिकारी काम करें तो जो माफिया हैं वो उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश करें। तो बेचारे अधिकारी करें तो करें क्या? रामाश्रय कुशवाहा जी, आप जरा रोशनी डालिए कि अधिकारी करें तो करें क्या? अगर आप लोगों के दबाव में जनता के हित में वो कार्रवाई करने जाएं तो तेल डालकर फूंक दिए जाएं।
देखिए, अधिकारी को वही करना चाहिए जो हमारे डीएसओ ने किया है, छापा मारा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके ऊपर हमला किया गया और आपने देखा है कि सरकार ने बहुत सख्ती किया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना जरूर मैं कहूंगा कि अधिकारी जब इस तरीके के छापे डालने जाएं तो सुरक्षा कर्मियों को साथ में ले जाएं। यदि ये डीएसओ सुरक्षा कर्मी साथ में ले गए होते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और जिन लोगों ने हमला किया डीएसओ के ऊपर, वो दोनों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनफैक्ट ये जो तेल माफिया है, बसपा का ब्लॉक प्रमुख है, अब इसकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है। तो ये बसपा के जो नेता है, पहले से क्राइम में इतना दक्ष हो गए हैं कि अब इनको ठीक करने में थोड़ा हमारे समाजवादी सरकार को समय तो लग रहा है। अच्छा, नहीं तो ये बसपा सरकार में दक्ष हो गए थे, ये कह रही है, ये आप कह रहे हैं। ट्रेनिंग तो वहीं से पाए हैं, तभी तो तेल माफिया बने। ट्रेनिंग तो वहीं से पाए। अच्छा, तो उसके बसपा के पहले माननीय मुलायम सिंह जी का जो शासनकाल था, ये आप कह रहे हैं कि उस वक्त कोई अपराध वगैरह नहीं होते थे, बसपा में ही सारे के सारे अपराधी अचानक से जागृत हो गए? नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब ये हम कहें कि किसी सरकार में क्राइम नहीं होता, ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, सभी सरकार में मामला सरकार का नहीं होता है। सरकार कोई भी हो, क्राइम तो होता है। हाँ, लेकिन कौन सरकार कितनी जल्दी उसमें क्राइम को कंट्रोल करती है, इसमें नजर रखने की जरूरत है। यही बात और हमने नजर रखी है। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं। माननीय दीक्षित जी, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बने तकरीबन 7 महीने पूरे हो गए। मुझे ये बताइए, 7 महीनों में अगर मैं पिछले मायावती सरकार के आंकड़ों की तुलना करूं, जैसा आज मैं कहीं तुलना कर रहा था, तो ये पाया जाता है कि इस बार भी अपराध बहुत ज्यादा थमे नहीं हैं। अभी भी अपराधी हैं जो घरों से बाहर निकलते हैं, अपराध करते हैं और लोगों को शिकार बनाते हैं। तो शासन हाथी का रहा हो, शासन साइकिल का रहा हो, जो अपराधी हैं उनके हौसले नहीं कम हो रहे। दिक्कत ये है। देखिए, समाजवादी पार्टी के 7 माह के कार्यकाल में इस सरकार के उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं लगातार और अपराध का राजनीतिकरण हुआ है। ये एक भयावह स्थिति है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उठाया गया, अगवा किया गया, उसका उत्पीड़न हुआ। ये चर्चा आपके प्रतिष्ठित चैनल में पहले आ चुकी है। कल बाराबंकी में भी इसी प्रकार की घटना हुई। यह चर्चा भी सभी प्रतिष्ठित चैनलों में, समाचार माध्यमों में आ चुकी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, शासनकाल में अधिकारियों को पार्टी के कार्यक्रमों के अनुसार, पार्टी के नेताओं के निर्देश के अनुसार पुलिस को, प्रशासनिक अधिकारियों को बाध्य किया जाता है कि वो उन्हीं के अनुसार चलें, उन्हीं के अनुसार अपराधियों पर नियंत्रण करें, उन्हीं के अनुसार सारा काम करें। इसका नतीजा है कि अपराधी उत्तर प्रदेश के तनाव में हैं। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, पूरा पुलिस तंत्र तनाव में है। हाँ। और पूरा का पूरा पुलिस सिस्टम बैठ गया है। और एक नई बात इधर ये आ गई कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम समाजवादी पार्टी से जुड़े अपराधियों के मुकदमे वापस करेंगे। हाँ। अब ये तो एक सब्सिडी हो गई कि मुकदमा अगर लिखा जाएगा और आप समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे, समाजवादी पार्टी आपको अपने में शामिल कर लेगी, तो आपका मुकदमा वापस हो जाएगा। ये जिन गुप्ता जी का मामला अभी माननीय आदरणीय हमारे प्रिय रामाश्रय जी ने बताया है कि वो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। ठीक है। अब बहुत संभव है कि ये अपना मुकदमा वापसी कराने के लिए अगर आ जाएंगे समाजवादी पार्टी में, हाँ। तो इनका इस तरह का गंभीर मुकदमा भी वापस हो जाएगा। हाँ। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपराधियों को सब्सिडी देने जैसा काम किया है, उनको संरक्षण देने जैसा काम किया, इसलिए हत्या, डकैती, लूट, अपहरण ऐसी सारी घटनाएं बढ़ी हैं। आपके पास इसके आंकड़े हैं। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अधिकारी बेचारे करें तो क्या करें। अगर वो काम ना करें तो माननीय रामगोपाल जी, शिवपाल जी यादव, अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी और आजम खान साहब, ये तो बड़े नेता हो गए। छोटे भैया नेता भी जो हैं वो उनके पलीता कर दें। लेकिन अगर वो काम करना चाहते हैं तो बेचारे जान से हाथ धोने की नौबत आ जाए। तो ऐसे में अधिकारी तो फिर सरकारीकरण करेगा ना कि भैया जो आया तो ठीक, ना आया तो ठीक, भैया जान बख्शो। मंत्री जी से गाली खाना, मंत्री जी से डांट खाना तब भी ठीक है अपनी जान गंवाने के। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बात से हमारे मित्र रामाश्रय जी और दीक्षित जी दोनों सहमत होंगे। सरकार संदेशों से चलती है और कोई जतन नहीं।
मुझे पंडित नेहरू का एक कोट याद आता है। नेहरू जी ने कहा था कि सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के कागजों से नहीं चलती, तब मेल का जमाना तो था नहीं, तो कागज ही चलता था। उन्होंने कहा इन आदेश, सरकारी आदेश पत्रों से सरकार नहीं चलती, सरकार संदेशों से चलती है कि मैसेज क्या ट्रेवल कर रहा है, स्टेट हो या देश हो। मैं कुछ घटनाएं रखता हूं सामने, बिना पार्टी पॉलिटिक्स में फंसे हुए। एक विधायक ने एक पुलिस के क्षेत्राधिकारी के कॉलर पकड़ के थाने में 5-7 थप्पड़ रसीद कर दिए। किस बात पर? कि उस सीयू ने गलती से ये कह दिया था उस पराक्रमी विधायक से कि सर चलना जो है, बोला तो सर ही, वो अपराध में निरुद्ध थे, वो कोई देश की आजादी की लड़ाई में वहां नहीं गए थे थाने में, जेल में। उन्होंने कहा कि भाई चलना सरकारी गाड़ी से पड़ेगा आपको पेशी पे। तो उन्होंने उसके 4-5 थप्पड़ दिए भरे इजलास में, मतलब भरे उसमें थाने में। अब उसके मातहतों के सामने उसकी सर्विस रिवॉल्वर लगी हुई है और वो थप्पड़ खा रहा सीओ। और थप्पड़ मारा किस बात में कि भाई मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा बेहुदे, तेरी गाड़ी से जाऊंगा, तुझे पता नहीं सरकार बदल गई। और उसके बाद उस सीओ का ट्रांसफर हो गया अगले दिन। एक घटना। दूसरी घटना, कुछ लखनऊ में कुछ या कानपुर में, मैं जिला में हो सकता कंफ्यूजन करूं, इन दोनों लोगों को बेहतर पता होगा, कुछ छात्रों ने अध्यापकों को मारा। अध्यापक और उनके गुरुजन भाग कर गए कप्तान के यहां अपनी जान बचाने। वो पराक्रमी बाहुबली छात्र वहां आ गए अतुल, और उन्होंने उस जिले के कप्तान की मौजूदगी में चप्पल, जूता, लात, घूंसे से अध्यापकों को मारा और कप्तान डिफंक्ट स्थिति में बैठा रहा। ठीक। दूसरी घटना। तीसरी घटना हुई पंडित सिंह की। सीएमओ को कोई शार्प शूटर गोली मार जाता, इतनी बड़ी बात नहीं थी जो रामाश्रय भाई कह रहे, मैं उससे सहमत होता कि उस शूटर को पकड़ना शासन का काम है। हाँ। गोली मार देने में तो कोई ऐसा नहीं हो सकता कि गोली कहीं चले ही नहीं, तो राम राज्य हो जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज ने काहू व्यापा, वो तो संभव नहीं। लेकिन मंत्री ने जब ये कर लिया तो मैसेज क्या ट्रेवल हुआ कि ये भी किया जा सकता है। यथा राजा तथा प्रजा, तुलसी ने लिखा। मैं एक बात बताता हूं, आलोचना और उसमें भी मैं नहीं जा रहा, मेरा कोई अपना वो एजेंडा नहीं। मैं एक बात बताता हूं रामाश्रय जी के लिए भी, और आपने भी पूछा कि किया जाए। और दीक्षित जी तो खैर हम लोग के बहुत वरिष्ठ हैं जर्नलिज्म में भी। रामाश्रय जी, कुशवाहा जी, एक सलाह देता हूं, मेरी इस सलाह को बहुत अदब के साथ नेताजी तक पहुंचाइएगा। राजा जी ने, राजगोपालाचारी ने एक बार के कामराज से कहा कि अगर शासन चलाना है तो एक व्यवस्था करो कि पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, पार्षद, सांसद सरकारी कार्यालयों में नहीं जाएं, अधिकारियों से नहीं उलझे, वह अपनी सारी जरूरतें, शिकायतें, लाभ, लालच जो लेना चाहते हैं पार्टी को भेजे, पार्टी एक सेक्रेटरिएट चलाए और पार्टी के स्तर पर उनका निस्तारण हो। ठीक बात है। तो दोनों का मान बना रहेगा, जनप्रतिनिधि का भी और अधिकारी का भी। मुश्किल कहां पर आती है, ये केवल पार्टी सपा का सवाल नहीं, मुश्किल कहां पर आती है। हम लोगों के इतने लंबे करियर में तमाम जनप्रतिनिधि दोस्त हुए, तमाम अधिकारी हुए। नेताजी जब सड़क पर होते हैं और जिंदाबाद का नारा लगता है कि देश का नेता कैसा हो, मोहल्ले का नेता कैसा हो, जिले का नेता कैसा हो, तो नेता का जो बॉडी टेम्परेचर है वो तो वैसे हाई लेवल पर शूट चला जाता है। उस वक्त अगर कोई अधिकारी जरा बोल दिया कि सर ये तो मुश्किल होगा करना, तो वो सोचता है इसके 2 थप्पड़ लगाओ। ये देख नहीं रहा जिंदाबाद लग रही नारा, माला पहने हुए गेंदे के फूल की, और सफारी के बोनट पर भी 5-7 किलो फूल रखा हुआ है, और इसको समझ नहीं अधिकारी को, अभी हमको जान नहीं रहा। वहां जो बल प्रयोग होता है, को बल छोट कहता अपराधु। भाई कैसे शासन चलाएंगे, चाहे दीक्षित जी की पार्टी हो, चाहे राहुल बाबा की हो, चाहे कुशवाहा जी की हो, चाहे बहन जी की हो, चाहे बहन जी की हो। भाई बहन जी शासन पर बैठे या भैया जी बैठे, चलाओगे कैसे मेरे भाई, ये तो बताओ। डिलीवरी मैकेनिज्म तो तंत्र है, तंत्र को मार पीट के थप्पड़ लात घूसा उसकी अपहरण सपहरण करके शासन चलेगा क्या, किसी की सरकार हो। ठीक बात है।
अधिकारी भ्रष्ट है, सजा दीजिए। और मैं इस बात से भी कभी सहमत नहीं होता कि राजा कहे कि हमारे यहां कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं। अरे भाई, तो आप राजा हैं, इनको पहले क्यों नहीं हटाया? कहने की क्या जरूरत पड़ी? मैं इस बात की हर मंच पर आलोचना करता रहा कि देश का प्रधानमंत्री कहे कि देश से भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, तो भाई साहब ये क्या अमिताभ अग्निहोत्री के दस्तखत से दूर होगा? तो लाओ मैं लिख दूं। अगर जिले का कप्तान कहे कि मैं मानता हूं कि अपराध मुक्त होना चाहिए जिले, तो मैं कहूंगा इसको हटाओ। मुझे याद है कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, मैं बैठा था एक बार उनके पास, भाजपा के एक सांसद आए, दीक्षित जी, उन्होंने एक एसएसपी की सिफारिश की और उन्होंने सिफारिश में गलती से बोल दिया कि ये बड़े गऊ हैं, इनको बने रहने दीजिए। कल्याण सिंह ने कहा इनको हरिद्वार में आश्रम दिलवा दीजिए, एसपी नहीं रखना मुझे गाय। बोले गाय की जरूरत काम को एसपी में? एसपी वो होना चाहिए जो काम करता दिखे। सही बात है। तो इसलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी को इस बात पर सोचना होगा। रामाश्रय जी, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, ऐसा तंत्र विकसित कराइए जहां सीधी मुठभेड़ से बचा जा सके। जी, वो तंत्र विकसित नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में हर जगह सीधी मुठभेड़ होगी। रामाश्रय जी, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है मुझे लगता है, और इसीलिए फिर यूपी में है जुर्म है कम और यहां है दम, और वो दम टाइम टाइम फुस हो जाता है। इसीलिए देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जो तंत्र अभी अमिताभ जी ने बताया है, मैं आदर करता हूं और समाजवादी पार्टी में वही तंत्र है, लेकिन 1% कोई राजनीतिक व्यक्ति, चाहे विधायक हो, सांसद हो, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, एक व्यक्ति यदि कोई ऐसा अनर्गल कार्य कर देता है तो उसमें पूरी पार्टी का चरित्र नहीं आंका जा सकता। और अमिताभ जी अभी भारतीय जनता पार्टी की बहुत तारीफ कर रहे थे। दुर्भाग्य ये है कि ये बदायूं में जो तेल माफिया है, इसके सगे मौसेरे भाई भारतीय जनता पार्टी में ही विधायक रहे हैं और आज भी भाजपा में है वो। तो ऐसा नहीं है, ये जो एक किसी व्यक्ति के चरित्र से पूरी पार्टी का चरित्र बता देना कि ऐसा चरित्र है, ये मेरे ख्याल में उचित नहीं, आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन जब सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स हों। कुशवाहा जी, मैंने भाजपा की तारीफ या सपा की बुराई या बसपा की बुराई में इस चक्कर में नहीं पड़ा। मैंने कल्याण सिंह का एक वाकया सुनाया सिर्फ। मैं ऐसे 100 वाकया मुलायम सिंह जी के अपने साथ के सुना सकता हूं। अखिलेश के साथ तो अवसर नहीं रहा उतना, लेकिन मैं मुलायम सिंह जी से 100 वाकया सुना सकता हूं जो वाकया मुझे अच्छे लगे। देखिए अमिताभ जी, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह माननीय कल्याण सिंह जी के बारे में आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, तो हम चाहेंगे कि माननीय मुलायम सिंह जी का भी कोई उदाहरण तो प्रस्तुत कर दीजिए। वो भी बड़े साफ सुथरे राजनीति कर रहे हैं और आज जो माहौल चल रहा है वो मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति, एक कोई राजनीतिक व्यक्ति, चाहे विधायक हो, पदाधिकारी हो, सांसद हो, मंत्री हो, एक व्यक्ति कोई यदि क्राइम कर देता है तो उसमें पूरी पार्टी का चरित्र उजागर नहीं हो जाता है। नहीं, मैंने कहा कि एक कोई व्यक्ति मुठभेड़ नहीं कर पाए, वो विजय मिश्रा हो या पंडित सिंह हो, ये सब लोग नुकसान तो आप ही का कर रहे हैं ना कुशवाहा जी। वोट ही लेना, वोट की लड़ाई में तो अपने को रहना है ना, आपको और सबको रहना है, जिनको राजनीति करनी है, तब जनता ये सवाल नहीं पूछेगी। अच्छा, ये रिपोर्ट देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि सवाल यही बड़ा है कि आखिरकार मंत्री अगर डांटे तो अधिकारी के ऊपर गाज गए, अधिकारी उनकी डांट सुन के काम करने जाए तो नीचे से मार पिटाई होए, तो बेचारा करे क्या, मुसीबत कैसे झेले और कैसे बचे। ये रिपोर्ट देखिए, चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। महावत बैठा हो हाथी पर, बरसों बैठा रहे हाथी चलता रहेगा, लेकिन एक बार अगर हाथी बिगड़ जाए तो उसी महावत के लिए बिगड़े हाथी को रोकना मुश्किल हो जाता है। और तजर्बा यह है कि महावत को गिराकर और महावत को भी मार देता है, वो जिसके इशारों पर जिंदगी भर चलता है। लगता है हाथी बिगड़ा रहा 5 साल और उस बिगड़े हाथी का बड़ा नुकसान है। ये सिर्फ वानगी भर है। आए दिन उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर लगने वाले उन आरोपों की, जिसमें कहा जाता है कि साहब सूबे के नौकरशाह निरंकुश हो चले हैं। दरअसल नौकरशाह सरकारी तंत्र का वो हिस्सा होते हैं जो सीधे जनता के संपर्क में होता है। सरकार की सभी योजनाओं को जनता तक ठीक से पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इनकी जिंदगी ही खतरे में पड़ जाए, इन्हें हर पल जान का खतरा सताने लगे,
तो भला वो काम कैसे करेंगे। ऊपर से मंत्रियों और नेताओं की गुंडई अलग। फिलहाल उत्तर प्रदेश के नौकरशाहों की हालत कमोबेश ऐसी ही है। अगर काम करें तो परेशानी, ना करें तो परेशानी। ऐसे में वो जाए तो जाए कहां? कुछ दिनों पहले ही सूबे के पूर्व राजस्व मंत्री विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह की गुंडई के किस्से सुर्खियों में थे, जब उन पर गोंडा के सीएमओ एसपी सिंह को अगवा करने और पीटने का आरोप लगा था। बाद में जब समाचार प्लस ने मुहिम चलाई तो मंत्री साहब को उनके पद से चलता कर दिया गया। लेकिन मजेदार बात देखिए, 3 दिन तक लापता रहने के बाद जब कराहते हुए सीएमओ साहब प्रकट हुए तो उन्हें भी जिला बदल कर दिया गया। अब पंडित सिंह पर आरोप थे तो उनका पद से जाना तो समझ आता है, लेकिन जब सीएमओ साहब निर्दोष थे तो उनका तबादला क्यों किया गया? एक और वाकया, कुछ दिनों पहले सूबे के कैबिनेट मंत्री आजम खान साहब को अचानक महसूस हुआ कि लखनऊ में गंदगी बहुत ज्यादा है। लिहाजा लखनऊ के तत्कालीन नगर आयुक्त एनपी सिंह को हटाने के लिए अभियान चला दिया। मांग नहीं सुनी गई तो अपने कार्यालय का कामकाज छोड़ दिया और मुंह फुलाकर बैठ गए। थक हार कर अखिलेश यादव को उनकी मांग माननी पड़ी। यहां जिक्र करना जरूरी है कि उन्हीं आजम खान साहब ने नाराजगी जताने से कुछ हफ्ते पहले ही लखनऊ की साफ सुथरी व्यवस्था के लिए एनपी सिंह साहब की पीठ थपथपाई थी। अब इसका क्या मतलब है हुजूर? अधिकारी कोई कठपुतली तो नहीं, वो सिलेक्टेड लोग होते हैं, फिर उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? लेकिन इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और सूबे के मुखिया भले ही मंत्रियों और नेताओं को संयमित रहने का पाठ पढ़ाते रहे, लेकिन उन पर इसका असर होता दिख नहीं रहा। अगर होता तो कन्नौज के एआरटीओ समेत सूबे के तमाम नौकरशाह यूं कब से हुए नहीं होते। प्रार्थी आया था आवेदन पत्र लेके। संतोष गुप्ता नाम के कोई नेता थे जो छपरा मऊ के रहने वाले थे और सपा सरकार का लेटर पैड लगाए थे। सपा सरकार को गुमराह भी कर रहे थे, तेज आवाज में बातचीत कर रहे थे कि हमें पद से हटा देंगे ये सब। वहीं जिस कानून व्यवस्था की दुहाई सूबे के मुखिया देते फिरते हैं वो भी कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि कानून व्यवस्था अगर इतनी ही चाक चौबंद होती तो अदने से माफिया अधिकारियों की गिरेबां पर हाथ लगाने से पहले 1000 बार सोचते। लेकिन अफसोस। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए, तो चर्चा के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। सॉल्यूशन अब पता करने का वक्त है। प्रॉब्लम तो ये है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। माननीय दीक्षित जी, आप हम सबके वरिष्ठ हैं, शुरुआत आपसे करूंगा। सॉल्यूशन हमें अभी तक मिल नहीं पाया। बातें बड़ी बड़ी हुई और आपसे खास तौर पे सॉल्यूशन की शुरुआत करने की वजह यह है कि आप पत्रकार भी रहे हैं, आप राजनेता भी हैं, आपने सिस्टम को दोनों तरीके से देखा है, सिस्टम में रहकर भी, सिस्टम के बाहर से देखा है। हाँ हाँ। अभी अमिताभ जी ने एक तंत्र विकसित करने की बात कही थी। हाँ। भारत की संविधान सभा में भी इसी तंत्र पर लंबी चर्चा हुई थी। हाँ। और तत्कालीन गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने एक चेतावनी दी थी संविधान सभा में कि इन अधिकारियों से हमको काम लेना है। ये अधिकारी उच्चतर सेवा के लोग हैं, ये इनमें खास प्रकार की गुणवत्ता होती है। और ये भी विचार आया था भारत की संविधान सभा में कि अधिकारी पूरी नौकरशाही ये स्थायी सरकार होते हैं और जो लोग चुनकर आते हैं वो 5 वर्ष के लिए नीतियां बनाते हैं। ठीक है। इनका कभी बीच में ब्रेक नहीं होता और इसलिए इनको सम्मान दीक्षित जी, माफी के साथ मैं आपको कुछ देर के लिए रोक रहा हूं।
नीरज कुमार सिंह साहब हमारे साथ हैं। आप डीएसओ हैं बदायूं के, जिनके साथ ये बड़ा हादसा हुआ। नीरज कुमार सिंह साहब, अब सब कुछ ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है आपकी? जी। अच्छा, क्या हुआ था सिंह साहब, मुझे थोड़ा जल्दी से बता दीजिए। जी, वहाँ पर मैंने दुकान सील की थी, उसी को लेकर के वो लोग जो दूसरा गोदाम था उसको नहीं खोलना चाह रहे थे, जहाँ पर बड़ी मात्रा में रखा हुआ था तेल और खाद वगैरह। हाँ, तो बस उसी को लेके विवाद हो गया। भाई साहब, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री राम आश्रय कुशवाहा जी भी हैं और मुलायम सिंह जी की जो कोर टीम है उसके एक महत्वपूर्ण सदस्य भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ छापेमारी पे जाना चाहिए था। नमस्कार सर, और मैं गया था, मेरी टीम में करीब 10 लोग थे जो पर्याप्त होते हैं। करीब 2 गार्ड भी थे मेरे अपने, और पास में ही थाना भी था और वहीं उसी गांव में चौकी भी थी। तो अभी तक इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी कार्रवाई करी हैं, कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ये बाय द चांस था कि ऐसी स्थिति बन गई। अच्छा, जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया, कहा जा रहा है कि उनके नेताओं से, राजनेताओं से, रसूखदार लोगों से भी उनके संपर्क हैं? जी, हो सकते हैं। हमको तो इन्फॉर्मर ने बताया था कि वहाँ पर तेल मिलेगा, तो हम उस हिसाब से अपना पहुंच गए थे। अच्छा, आप हमारे साथ रहिए। नीरज कुमार सिंह जी, आप रहिए। माननीय कुशवाहा जी, नीरज भाई साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो 10 लोगों की टीम और 2 सुरक्षा गार्ड के साथ वहां गए थे, और इतनी टीम एक छोटी छापेमारी के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन वहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा लोग वहां थे जिन्होंने पूरी टीम को घेरा, मारा पीटा और मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की। अब बताइए। निश्चित रूप से बड़ी अच्छी बात है, ये सिक्योरिटी के साथ वहां गए थे, अधिकारी को इसी तरह छापा मारना भी चाहिए। और ये कम पड़ गए, वो ज्यादा थे और इनको चोटें आई हैं, और जो चोटें आई हैं और ये अच्छा काम करने गए थे, जो लोग पकड़े गए हैं, अभी गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, तो इनको न्याय दिया जा रहा है। सरकार न्याय देने का काम कर रही है और डीएसओ साहब की सुरक्षा को और बढ़ा दिया जाएगा, और बढ़ाने, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे, आगे भी करेंगे। ऐसे तेल माफियाओं को पकड़ेंगे तो और सुरक्षा इनके साथ भेजने की जरूरत पड़ेगी। जी, नीरज कुमार सिंह साहब, सरकार की तरफ से जो त्वरित कार्रवाई की गई उससे संतुष्ट हैं आप? जी, मैं तो सरकार का नुमाइंदा हूँ, बल्कि उसका वर्किंग हैंड हूँ। हमको अपने प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। डीएम साहब, एसएसपी मैडम, सबने बड़ा सहयोग किया है। मुझे अभी गनर उपलब्ध करा दिया गया है तत्काल, और इसके अलावा भी हर तरीके से सहयोग हुआ है। डीएम साहब से भी बात हो गई है। भविष्य में जो है इस तरीके की और तगड़ी मतलब इसमें जो है कार्रवाइयाँ होंगी, टीमें बना करके। नीरज भाई, चूंकि आप फील्ड में रहते हैं, नीरज भाई आप फील्ड में रहते हैं, आप जमीनी तौर पे इन दिक्कतों से 2-4 होते हैं, मुझे क्या बता सकते हैं आप जल्दी से कि इस तरह की जो वारदातें होती हैं, इसके पीछे वारदात करने वालों का मंसूबा क्या होता है? मंसूबा ये होता है कि अधिकारी का मनोबल तोड़ दिया जाए और भविष्य में जो है हमारे कारोबार की तरफ कोई निगाह उठा करके ना देखे। तो यही मकसद होता है उनका। क्या इसके पीछे शासन सत्ता में बैठे रसूखदार लोगों का रसूख भी काम आता है जो उनके पीछे होता है? क्योंकि देखिए, बिना शासन सत्ता की पावर के पहुंच के सरकार के इतने बड़े अधिकारी के ऊपर हाथ डालना ये मुमकिन नहीं लगता मुझे। जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोग जो गंदे हैं उनका मकसद भी बहुत अच्छा नहीं होता है, और इन सब चीजों का ये भी नहीं है कि किसी सत्ता या राजनीति से लेना देना हो। ऐसे गंदे लोग तो प्रयास करते हैं कि पकड़ जाते हैं उसके बाद कि ऐसे करा लो, ऐसे करा लो। अच्छा। और हाँ, शुरुआत में अगर इतना दुस्साहस दिखाया गया है तो इसके पीछे यही एक औचित्य है कि इतना डरा दो कि दोबारा ये लोग हमारी तरफ नजर ना उठाए। अच्छा, बस यही मकसद है। चलिए, नीरज कुमार सिंह साहब, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, अच्छा काम करते रहिए, हम आपकी सराहना करते हैं। हमारे 18 करोड़ जो दर्शक हैं वो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं, और अच्छा काम आप लगातार करते रहिए। राम आश्रय कुशवाहा जी, ऐसे ईमानदार, ऐसे बेखौफ अधिकारियों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था भी होनी चाहिए सरकार की तरफ से। देखिए, पुरस्कार तो इनको दिया ही गया है, गनर इनको दे दिया गया है सुरक्षा के लिए। और यदि इसी तरीके का तेल माफियाओं के ऊपर ये कार्रवाई करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सरकार इनको अवार्डेड करेगी, अवार्ड देगी। चूंकि मनोबल, देखिए, मनोबल बढ़ा रहना चाहिए, मनोबल अधिकारियों का बढ़ा रहना चाहिए।
ऐसे अधिकारियों को सम्मानित करने की जरूरत है, क्योंकि जी। अधिकारी जब चोरों से मिल जाता है तो दिक्कत होती है। हम तारीफ करते हैं नीरज सिंह की कि ये चोर से नहीं मिले हैं, तो निश्चित रूप से सरकार इनको अवार्ड देगी। जी दीक्षित जी, अपनी बात आप प्लीज पूरी कीजिए। हाँ, मैं निवेदन कर रहा था कि संविधान सभा के गठन से लेकर लगातार एक परंपरा रही है कि पार्टी जिस सरकार जिस पार्टी की होगी वो पार्टी नीतियां बनाएगी और नीतियों का क्रियान्वयन, उन्हें लागू करने का काम अधिकारी करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब आई तब अधिकारियों को दबाया गया उन कामों के लिए जो अधिकारियों के विवेकाधिकार में आते थे। और खासतौर से पुलिस प्रशासन को बाध्य किया गया, पीडब्ल्यूडी और इंजीनियरिंग स्टाफ जितना है, सिंचाई का, पीडब्ल्यूडी का, बिजली विभाग का, उन सारे महकमों को समाजवादी पार्टी की सरकार में पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुसार ठेकेदारी देने, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुसार चलने, पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के, छोटभैये नेताओं के इशारे पर ही नाचने जैसा काम किया गया। और वो तो देखिए सभी सरकारों में होता है, वो तो सभी सरकारों में होता है। देखिए आपकी जब सरकार आई थी तो रामराज तो नहीं था। समाजवादी पार्टी का चरित्र भिन्न प्रकार का है। बाकी दलों की सरकारों में लीडरशिप यहां से निर्देश देती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में छोटा सा कार्यकर्ता भी थानेदार का कॉलर पकड़ लेता। अरे भाई वहां पे लोकतंत्र ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को नेताजी के ज्यादा करीब समझते हैं, अधिकार उनके पास ज्यादा होते हैं। रामाश्रय जी कहेंगे कि साहब हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए ऐसा होता है, हर कार्यकर्ता राजा है। क्यों कुशवाहा जी? हाँ, लेकिन अधिकारियों के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। माननीय दीक्षित जी भी समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं और समाजवादी के नेता के कल्चर को जानते हैं जी। और मैं सम्मान करता हूं किसी भी दल में, जैसा अभी हमने कहा है, किसी भी दल में कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती अपराध करने की किसी भी लीडर को, कार्यकर्ता को। किसी भी दल में कोई एक व्यक्ति ऐसी नादानी का काम या अपराध का काम करता है तो उसको दंडित करने का काम सरकार को करना चाहिए। लेकिन जब दंडित नहीं किया जाता तो लोग खुद ब खुद सीख ले लेते हैं कि भैया देखो रौला ऐसे कायम होता है, भोकाल ऐसे बनता है। नहीं, दंडित किया जा रहा है। समाजवादी सरकार तो लगातार आप देख रहे हैं दंडित कर रही है। और अभी ये आपका बदायूं का जो प्रकरण चल रहा है इसमें तुरंत दंडित किया गया, गिरफ्तार हुए हैं और इनकी शायद जमानत भी होने। लेकिन गोंडा के प्रकरण पर क्या हुआ, जहां पर अभी अमिताभ जी ने सवाल उठाया, विधायक जी ने सीओ को थप्पड़ मारा था, उस पर क्या हुआ? जहां कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गुंडागर्दी की, उस पर क्या हुआ? ठीक है अमिताभ जी, और भी बता ठीक है कुशवाहा जी, बहुत आदरपूर्वक दीक्षित जी को एक आदरपूर्वक बात कहूं। अभी पिछली सरकार में औरैया में एक इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर को एक विधायक ने पकड़ा और पकड़ करके ले गया और उसकी हत्या रात में कर दी। यहाँ पर पकड़ करके हमारा मंत्री जरूर ले गया, राज्य मंत्री, लेकिन तुरंत उसका इस्तीफा लिया गया। उसकी हत्या नहीं किया, ठीक बात। नहीं तुरंत। लेकिन अब कुशवाहा जी ने स्वीकार कर लिया कि पकड़ के ले गया, तो इसके माने की पार्टी जानती है इस बात को। साबित हुआ है, ये तो अब तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तक कार्रवाई न होने से बाकी लोगों का मनोबल बढ़ रहा है, अधिकारियों का मनोबल गिर रहा है। सही बात। निश्चित रूप से ये बात जब आ गई है और इसको राज्य मंत्री ने भी स्वीकारा है, तो नहीं, स्वीकार भर करने से अपराध खत्म नहीं होता ना। दिक्कत इसी जगह पे है। आप उनको पार्टी से निकाल देते, 6 महीने 1 साल के लिए सस्पेंड कर देते, उनको समाजवादी पार्टी की सोशल गैदरिंग में इकट्ठा ना होने देते, उनको थोड़ा सा ही लगता तो डाउन द लाइन कि साहब हमारी गुंडई की हमें सजा मिली। मैं नहीं कहता कि आप विधायक जी को पार्टी से निकाल देते, आप ऐसा करने की हिमाकत भी नहीं कर सकते क्योंकि नंबर गेम है पूरा। लेकिन कहीं ना कहीं डाउन द लाइन मैसेज तो जाना चाहिए ना। देखिए अतुल जी, नंबर की कोई हमारे पास कमी नहीं है। अरे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है मान्यवर। आप सबको निकालने लगे तो सरकार कहां बचेगी फिर? यदि उसका क्राइम साबित हो जाएगा तो निश्चित रूप से आगे कार्रवाई अभी भी साबित होने की जरूरत है मान्यवर। मैं बड़ा भौचक्का हूं जब आपने जांच होगी। नहीं, जब आपने खुद स्वीकार कर लिया तो अब साबित करने में क्या रह गया? देखिए वहाँ चलिए संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो गया। मेरे ख्याल से समय इजाजत नहीं देगा हमको। अमिताभ जी, वहां एक नारा लगता है पंडित सिंह के इलाके में, खाता न वही जो पंडित कहे वो ही सही। ठीक। और उस नारे में फर्क अभी भी नहीं आया। पंडित ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रशंसकों को बता दिया कि फौरी तौर पर हो गया, आगे भैया का सब एडजस्ट हो जाएगा, रौला में कमी नहीं है। देखो जितने अधिकारी थे सबको हटवा दिया, जितने अधिकारी थे कलेक्टर कप्तान सब अगले दिन शंट हो गए। तो पंडित का जो, जिसको अतुल रौला बोलते हैं,
या भौकाल बोलूं, वो कायम है, उसमें दिक्कत नहीं। अब मूल विषय पे मैं आऊं। कुशवाहा जी ने कहा कि मैंने पार्टी की एक की तारीफ की, दूसरे की नहीं। मैं पार्टीजन लाइन पर बात ही नहीं कर रहा। मैं दो बात कहूंगा। वो अधिकारी निंदा के योग्य हैं जो संविधान की शपथ लेने के बाद नेता की शपथ से काम करते हैं। ये भी ठीक नहीं। ठीक बात है। अधिकारी को संविधान ये अधिकार देता है कि कुर्ता पजामा पहन के जो व्यक्ति बैठा है उसको मना करना सीखिए, अगर कानून के दायरे में काम नहीं आता। चुने हुए प्रतिनिधि का मतलब ये नहीं कि जो कह दिया सो वो, बोले ताजमहल शिफ्ट करो, बलिया में स्थापित करो, ये तो नहीं हो सकता ना। अधिकारी को ना कहने का साहस होना चाहिए। वो अधिकारी भी ठीक नहीं। जिनसे कहा गया कि मंत्री को सलाम करो, वो साष्टांग दंडवत हो जाए, वो भी ठीक नहीं, किसी की सरकार हो। और वो पार्टियां भी ठीक नहीं जो सिर्फ जिंदाबाद सुनने के लिए सरे राह अधिकारी का कॉलर पकड़ ले, वो पार्टियां भी ठीक नहीं। तंत्र को अपमानित करके डिलीवर हो ही नहीं सकती चीजें इस देश में। वो भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था है जो अधिकारियों को अपमानित करती है। और वो अधिकारी भी ठीक नहीं जो दफ्तर में कम, नेताजी की कोठी पर ज्यादा मिलते हैं। वो अधिकारी भी ठीक नहीं। किसी की सरकार रही हो उससे बहुत मतलब नहीं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक कुशवाहा जी ने इस बात को कई बार एम्फसिस किया कि किसी एक व्यक्ति के खराब होने से, मैं इस बात को मानता हूं कुशवाहा जी, लेकिन मैं एक बहुत अदब से कहूंगा, वो व्यक्ति कौन है इस पर निर्भर करता है। अगर कोई बहुत नामचीन व्यक्ति शराब पी के गटर में पाया जाए तो उससे समाज को मैसेज जो जाएगा वो एक बेवड़े के पीछे पड़े रहने से नहीं जाएगा। ठीक बात। इसलिए मैं कहता हूं जिनको समाज नायक मानता हो, जिनको अधिकार दे संविधान, उनकी मर्यादा की रेखा ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ठीक बात है। उनका इम्तिहान ज्यादा कड़ा होना चाहिए। इसलिए मैं ये बार बार, पंडित सिंह की जगह कोई सड़क छाप गुंडा उसको सीएमओ को 2 थप्पड़ मार देता तो मैं कहता इसको अंदर करो 307 लगा के, केस खत्म। टेलीविजन पर बहस नहीं होती ना। लेकिन चूंकि वो पंडित सिंह है इसलिए टेलीविजन पर बहस है। चूंकि एक विधायक थप्पड़ मार देता है इसलिए ये बहस है जी। चूंकि एक एमएलए एक इंजीनियर की हत्या कर देता है, चूंकि एक एमएलए पूर्ववर्ती सरकार का बलात्कार कर देता है एक दलित बच्ची के साथ, इसलिए ये सवाल हम लोग उठाते हैं। इसमें पार्टी का सवाल नहीं, उस व्यवस्था का सवाल है और उस व्यवस्था को तो बदलना ही चाहिए जी। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में माननीय नौजवान मुख्यमंत्री अखिलेश जी यादव ये तय करेंगे कि उनके सपनों के उत्तम प्रदेश में, जिसको बताने की वो जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, इस तरह की वारदातों की, इस तरह की घिनौनी हरकतों की कम से कम कोई जगह नहीं होगी। ये शुभकामनाएं भी हमारी लेते जाइए कुशवाहा जी। जी बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया आपका स्टूडियो आने के लिए। दीक्षित जी बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। उत्तराखंड में टिहरी लोकसभा का नतीजा आ चुका है, लेकिन उसके पहले दल बदलुओं की बाढ़ आई थी। वो बाढ़ किस किस को बहाकर ले जाएगी और अब उन दल बदलुओं का क्या होगा उत्तराखंड के, ये बताएंगे आपको ब्रेक के उस पार।